हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और ये जो हम सीटेट की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम जनवरी 2021 का ये हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम सीडीपी के 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बाकी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियोस एक एक बार भी देख लेते हैं तो आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स बहुत ईजिली आ जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ डैश इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? लो कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी या इनअटेंटिवनेस। तो अगर देखा जाए तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, सिर्फ इसमें एक ही पॉजिटिव पॉइंट आता है। जैसे कि आप देखें इनअटेंटिवनेस, ये भी ऐसा तो नहीं है कि आप असतर्कता बरतेंगे तो ही सृजनात्मक की पहचान का आपको लक्षण दिखाई देगा, ये भी नहीं होगा। अति सक्रियता, ये भी नहीं होगा। हाइपर एक्टिविटी भी नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका आंसर होगा, क्योंकि जब आप थोड़ा सा बाहर निकल के जब आप सोचते हैं तो वो एक क्रिएटिविटी का एक फीचर में आता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। ये तो सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आपको लगता है उसको इस तरीके से आपको सबसे पहले ही ऑप्शन में से हटा देना है। फिर देखना है और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं या जो कि आंसर नहीं हो सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वन है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विविधता की बात हो रही है, कोई क्राइम थोड़ी ना हो रहा है कि बात को आपको टालनी चाहिए। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग और यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी के लिए आप एक स्टैंडर्ड असेसमेंट बनाएं और उसको फॉलो कर लें, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 3 तो अपने आप ही क्रॉस हो गए। तो हमारा जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। मतलब आपको अपनी टीचिंग है उसमें आपको अलग अलग जगह की एग्जाम्पल्स को यूज़ करना चाहिए, उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। सबसे पहले आप देखो, जैसे कि क्वेश्चन आंसर नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट। ये तो करना ही नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट के फेवर में आंसर नहीं है उसको तो आपको लगाना ही नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस। जब हम लगातार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं ना, तो वो जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ भी करता है। तो इसका आंसर ये होगा, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर। जहाँ भी आपको ये चाइल्ड से रिलेटेड कोई नेगेटिव पॉइंट लगे ना, उसको तो सबसे पहले ऑप्शन में से हटा देना है कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। बच्चों को दंड देकर, तो ये तो हमने पहले ही हटा दिया। अब इसमें क्या आ जाता है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। और जो नेक्स्ट आता है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो इसमें क्या आएगा, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मतलब प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जब हम जोर देते हैं तो उसको हम अधिगम की अभिप्रेरणा को हम कायम रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। शेम। शेम क्या है? शर्मिंदगी। हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। और शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव है। सबसे पहले जो पॉइंट आपको ऑप्शन में नेगेटिव कर रहे हैं ना, उनको क्रॉस करके उनको बिल्कुल हटा दीजिए। जब आपके पास ऑप्शंस कम रहेंगे ना, तो आपको उसमें चूज़ करने में ईजी रहेगा। जैसे कि इसमें से 4 हैं, अब हमें ये लगा कि ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है,
हमने इसको हटा दिया, तो हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस बचे हैं। अब 3 में से हम देख सकते हैं, जैसे कि संज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन दोनों का कोई रिलेशन ना हो, तो ये भी हट गया। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावी है। भाई शर्मिंदगी कोई प्रभाव थोड़ी ना डालेगी। वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। आप किसी बच्चे को शर्मिंदा कर दो तो वो क्या उसको मोटिवेट करेगा लर्न करने के लिए? ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। शर्मिंदगी का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कॉग्निशन पर, संज्ञान पर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपको ट्रिक समझ में आ रही है कि किस ट्रिक से आप इजीली ऑप्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑप्शंस को हटा हटा के आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, इमिटेशन एंड रिपीटिशन। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या अनुकरण, नकल या दोहराना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, तो उसमें आएगा एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जब आप कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आपको और भी ज़्यादा आपकी जो लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब जो आपका टीचिंग लर्निंग का जो इफेक्टिव मोड है वो और भी ज़्यादा अच्छे से होता है जब आप कंसेप्ट को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A teacher should analyze the various errors made by students on a given task because एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। ये तो सबसे पहले ही खत्म रहेगा, क्योंकि दंड तो दे ही नहीं सकते। एक टीचर को ये राइट ही नहीं है कि आप अपने स्टूडेंट को दंड दे सको, ठीक है। तो शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, किस लेवल का उसको पनिशमेंट देना है। तो ये तो पहले ही ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये ऑप्शन हो सकता है। या इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ये भी नहीं है, क्योंकि जो आपकी लर्निंग है वो एरर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा ज़्यादा मीनिंगफुल आपको लग रहा है, कौन सा ज़्यादा स्टूडेंट के फेवर में लग रहा है। जैसे कि त्रुटियों की समझ होगी तो अध्यापन की प्रक्रिया के लिए वो अर्थपूर्ण रहेगा, या फिर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शन है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों से दूसरों के छात्रों को अलग कर सकता है। स्टूडेंट्स को अलग तो हमें करना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। त्रुटियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। अब सोचो आपके बच्चों को कठिनाई कब हो सकती है? जब उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जो वो पढ़ रहे हैं या जो वो समझना चाह रहे हैं, जो वो सीख रहे हैं, अगर वो प्रॉपर वे में उनको नहीं मिलेगा तो उनको तो डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ेगा ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज़। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है? हाई अराउजल हाई फियर, लो अराउजल हाई फियर, या मॉडरेट नो फियर नो अराउजल नो फियर। उच्च उत्तेजना उच्च भय। जो सर्वोच्च अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा ये होती है जब हाई लेवल पे ही तो उसकी उत्तेजना होती है और हाई लेवल पे ही उसको डर लग रहा होता है। तो ये जो लर्निंग की है ये बेस्ट स्टेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज हैव नो रोल टू प्ले इन, आर श्योरली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स फॉर प्ले एन एक्टिव रोल इन, आर श्योरली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक इन। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं है,
बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर तो निर्भर नहीं करते हैं और बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें 2 ऑप्शन बचते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर हैं या फिर बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसमें से अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि बच्चे किस तरीके से अपना कर सकते हैं। मतलब इसमें एक एक्टिव रोल बच्चों का होता है, प्ले एन एक्टिव रोल। जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो जो चिल्ड्रन का जो रोल होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है, प्ले एन एक्टिव रोल। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए इनमें से कौन सी धारणा उपयुक्त है। योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। इसमें अगर देखा जाए तो फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, ऐसा तो हो, ये भी आंसर हमारा क्रॉस हो जाएगा। योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें से इन्होंने क्या पूछा है कि लर्निंग के लिए गुड चीज़ कौन सी है, एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल या एबिलिटी इज़ फिक्स। एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है क्योंकि उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, फिक्स्ड होगी तो उसमें तो आप कोई इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसाइजेज ऑन। में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। प्रतिस्पर्धा आधारित पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं या अन्वेषण एवं संवाद। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कंपटीशन, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, ये तो नहीं होगा। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, अब बच्चों का लगातार एग्ज़ाम लेते रहो तो उससे भी मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होगी, मतलब इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं आएगा। तो अगर हम इंक्वायरी और डायलॉग की बात करें, अन्वेषण और संवाद की, जब आपका रेगुलर डिस्कशन रहता है बच्चों के साथ में तो जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो और भी अच्छे से इम्प्रूव होती है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। ड्यूरिंग अ टास्क सानिया इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट ways she can proceed to the task. According to Vygotsky's theory, ideas on language and thoughts, his kind of private speech is a sign of। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बातें कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रकृति कर सकती है। वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रितता या मनोवैज्ञानिक विकार। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, सेल्फ रेगुलेशन, ईगोसेंट्रिज्म या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो यहीं पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सेल्फ रेगुलेशन, मतलब स्वनियमन। वो क्या कर रही है इस टाइम पर, वो अपने आप से ही तो बातें कर रही है, तो इसमें जो इसका आंसर आएगा वो सेल्फ रेगुलेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। लेबलिंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को नामांकित करना। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, बच्चों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचानना। या आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक विवरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। मतलब इवैल्यूएशन प्रैक्टिस का मेन एम क्या होना चाहिए ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसका आंसर होगा, अगर हम बात करते हैं सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट। इवैल्यूएशन का मेन जो एम होना चाहिए वो बच्चों की ज़रूरतों को और उनकी आवश्यकताओं को पहचानना। जब आप उनकी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पहचान लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उन्हें लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने टीचिंग लर्निंग मेथड में चेंजेस ला सकते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत और आवश्यकताओं के बारे में पता होगा। तो इसका आंसर होगा आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 30। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। हेरिडिटी ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, नाइदर हेरिडिटी नॉन इन्वायरमेंट या इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
अगर देखा जाए तो केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर ऐसा नहीं होता। बच्चे की जो विभिन्न जो दोनों होती हैं वो दोनों पर ही डिपेंड करती है, आनुवंशिकता भी और पर्यावरण की पारस्परिकता भी। चलिए, ये हमारा जो CDP वाला पार्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है और इसके बाद अब हम EVS डिस्कस करेंगे, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। ये इस तरीके से इस सीक्वेंस में हम इसको करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू।